वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लिच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अब जोपर बाबा भी साधु को ऐसे रूप पर देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर अचानक से साधु इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। और जोपर बाबा की ऐसी रिएक्शन देखकर साधु कहता है कि उसे इस पावर के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था और वो इसके बारे में जानने की कभी कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन जब वो होइकू मुंडो में आया तब उसने अपने अंदर एक अलग सी बेचैनी महसूस की, जो बेचैनी उसे सोल सोसाइटी पर भी नहीं हुआ था। और वो होइकू मुंडो में जितना आगे बढ़ता गया उसकी बेचैनी उतनी ज्यादा बढ़ती गई और उसकी ये बेचैनी जोपर बाबा की मार खा के ही शांत हुई। साधु ने सोचा था कि उसकी ये बेचैनी एक्साइटमेंट के कारण हुई है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब उसने इस बात पर गौर करना शुरू किया तो फाइनली साधु को पता चला कि उसकी पावर एक सोलीपर या एक क्विंसी की तरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसकी पावर काफी हद तक एक होलो जैसी है। और ये सुनकर हमें यही पता चलता है कि साधु की पावर का कनेक्शन कहीं न कहीं होलो के साथ तो जरूर है, लेकिन ऐसा क्यों, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। बाय द वे साधु ये बोलकर अपने बूस्टर अटैक ब्राजो को रिलीज करके जोपर बाबा के ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देता है। और लिटरली ये पंच इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जोपर बाबा दीवार को तोड़ते हुए दूसरे कमरे पर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जोपर बाबा सीधे साधु के ऊपर एक जबरदस्त किक मार देता है, लेकिन साधु बड़े ही सिग्मा स्टाइल में इस किक को डॉज करके उसे दूर फेंक देता है और बैक टू बैक उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे जोपर बाबा जैसे तैसे बचता है। और अब जोपर बाबा भी साधु की ऐसी पावर देखकर समझ गया था कि अगर उसे जीतना है तो उसे भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। और ये बंदा ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से साधु उसके पास आके एक जोरदार पंच लगा देता है, जिससे ये जैसे तैसे बचता है। लेकिन साधु जो उसके ऊपर बैक टू बैक हमला कर ही रहा था, और जैसे ये बंदा अपने सुपर पंच से साधु को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो साधु इससे पहले ही उसे एक जोरदार पंच लगा देता है, जिससे जोपर बाबा की हालत टाइट हो गई थी और वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या, जिससे वो साधु को हरा पाए। लेकिन साधु जो उसे सोचने तक का मौका नहीं दे रहा था, जो सीधे अपने बूस्टर अटैक से जोपर बाबा को एक ही बार में ढेर कर देता है। लेकिन इस जबरदस्त अटैक के बाद भी जोपर बाबा मारा नहीं था, क्योंकि अब वो अपने रिलीज फॉर्म में था। और ये देखकर साधु भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसके इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये बंदा आखिर मरा क्यों नहीं। और अब जोपर बाबा अपने सुपर अटैक को रिलीज करने के लिए रेडी होता है, और ये देखकर साधु भी काफी सीरियस हो गया था। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जोपर बाबा का ये अटैक हद से ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे साधु डॉज नहीं कर पाता। लेकिन इस पावरफुल अटैक के बाद भी साधु मरा नहीं था, क्योंकि बंदा सिग्मा जो बन चुका है। और ये बात जोपर बाबा को भी पता चल गई थी कि साधु इतने पावरफुल अटैक के बाद भी नहीं मरा, जो जानकर वो काफी ज्यादा शॉक में था। और अभी धुएं के अंदर से साधु बोलता है, मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हें ये बात बताना भूल गया। ये फ्रॉम बेशक मेरे राइट हाथ की असली फ्रॉम है, और मैं जानता हूँ कि इसमें एबियुला की आत्मा बसती है। एबियुला ने मुझे अपनी पावर से दूसरों को बचाना सिखाया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एबियुला कौन है। असलियत में एबियुला साधु का दादाजी का नाम है, जिसने साधु को उसकी पावर की अहमियत समझाई कि आखिर उसके पावर से कैसे दूसरों की मदद की जा सकती है। और साधु ने भी अपने दादाजी की बात मानी और अपनी इस ताकत से जितना हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश की, जिससे उसके हाथ पर उतनी ज्यादा ताकत आ गई जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। लेकिन उसे ट्रेनिंग के दौरान पता चला कि उसके हाथ पर दूसरों को बचाने की पावर के बजाय अटैक करने का पावर भी मौजूद है, और वो ताकत उसके लेफ्ट हाथ में है। और अब साधु का लेफ्ट हाथ पूरी तरीके से बदल चुका था, और इस हाथ का नाम है डियाब्लो, जो कि एक डेविल को दर्शाता है। और लिटरली जोपर बाबा भी साधु के डियाब्लो को एक डेविल जैसा ही दिखाई दे रहा था। और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये लड़ाई आसान तो नहीं होने वाली, जिससे वो अपने हाथ पे एक बड़े एनर्जी बॉल को रिलीज करके सीधे साधु के ऊपर थ्रो कर देता है। लेकिन साधु इस अटैक को अपने लेफ्ट हैंड से बहुत ही आसानी से फुसकू कर देता है। और ये देखकर जोपर बाबा तुरंत और एक बॉल को उसके ऊपर थ्रो कर देता है, जिसे भी साधु ने बहुत ही आसानी से फुसकू कर दिया था। और उसके अटैक को इतनी आसानी से फुसकू करता हुआ देख वो अपनी पूरी ताकत से और एक नए अटैक को रिलीज करके सीधे साधु के ऊपर थ्रो कर देता है। लेकिन इस अटैक को भी साधु बहुत ही आसानी से फुसकू कर देता है। और ये देखकर जोपर बाबा भी समझ गया था कि अब उसे लड़ने
करने के लिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना होगा। व्यूजर अटैक करके उसके ऊपर कोई भी फायदा नहीं। इसके बाद वो सीधे साडो के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन साडो जो बहुत ही आसानी से उसे धोबी पछाड़ मार दे रहा था और इतना मार खा के भी ये बंदा हार नहीं मान रहा था, जिससे वो सीधे साडो के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। लेकिन साडो उसके पंच को ब्लॉक करके उसे तेजी से दीवार पर ढकेल देता है और अपनी उंगलियों पर एक एनर्जी को रिलीज करके उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देता है और इस पंच से जोपर बाबा की हालत खराब हो जाती है, जिससे उसका रिलीज फॉर्म भी टूट जाता है और लिटरली इस पंच के प्रेशर से ही दीवार पर एक डेविल का साइन बन जाता है, जो कि ये साफ तौर से दर्शा रहा था कि साडो लिटरली एक डेविल ही है। और इस पंच से वो दीवार टूट जाती है, जिससे वो दोनों एक अलग कमरे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जोपर बाबा जो लड़ने की हालत पर नहीं था, क्योंकि साडो की एक पंच से ही उसकी सारी हड्डी पसली टूट गई। और इसके बाद साडो जोपर बाबा के पास आके उसकी शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अगर जोपर बाबा ने उसके साथ अपनी पूरी ताकत से ना लड़ा होता तो आज साडो अपनी असली पावर को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि जोपर बाबा की मार ने साडो की अकल ठिकाने पर ला दी। और इससे साडो डिसाइड करता है कि वो जोपर बाबा को नहीं मारेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही साडो आज ताकतवर बन गया। और वो जोपर बाबा को यहीं छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो यहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस रूम का डिजाइन काफी ज्यादा अलग था। मेनली यहाँ पर सूरज की रोशनी थी और एक खुला आसमान, बल्कि होइकु मुंडो में तो हद से ज्यादा अंधेरा है, जहाँ चांद की रोशनी भी ठीक से दिखाई नहीं देती। और ऊपर से वो तो आइजन के मेंशन के अंदर थे, जिससे यहाँ पर एक बड़ा छत होना चाहिए था, लेकिन यहाँ छत के बजाय एक खुला आसमान है, जो थ्योरी उसे थोड़ी सी भी समझ नहीं आ रही। और अभी यहाँ पर और एक बंदा आ जाता है, जिसे देखकर जोपर बाबा काफी ज्यादा घबरा गया था और साडो को सीधे यहाँ से भागने को बोलता है। और साडो भी उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इस तरफ इचिगो, इचिडा और रेंजी को भी ये एहसास हो गया था कि यहाँ पर एक तगड़े बंदे की एंट्री हुई है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस तगड़े बंदे का सामना किसके साथ हुआ है। और इस तरफ साडो जो उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि उसके सामने एक सिग्मा और बेडेस एस्परा खड़ा था, जिसकी जान पट्टू का शेप काफी ज्यादा अजीब और उस बंदे से भी काफी लंबा था। और इस बंदे को देखकर साडो समझ गया था कि ये कोई एरा गहरा अलंकार तो नहीं है, जिससे वो लड़ने के लिए रेडी होता है। लेकिन जोपर बाबा फिर से चिल्लाते हुए साडो को यहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन साडो यहाँ से भागने की मूड पर नहीं था, जो इस बंदे से लड़ने का डिसाइड करता है। और जोपर बाबा से कहता है कि वो उसके बारे में चिंता ना करे, वो एक ही झटके में इस लंबे अलंकार को टपका देगा। और साडो की ये बकवास सुनकर ये अलंकार उसके ऊपर हंसने लगता है। और फिर साडो जो बिना वक्त गवाए सीधे अपने लेफ्ट हाथ से इस बंदे के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। और लिटरली इस पंच से वहाँ पर भूकंप आ गई थी, इतना पावरफुल था ये पंच। लेकिन अफसोस कि साडो की जबरदस्त पंच से भी इस बंदे का एक बाल भी बाका नहीं होता, जो कि अब भी साडो के ऊपर हंसी रहा था। और लिटरली साडो की ये देखकर फट गई थी कि आखिर उसके इतने पावरफुल पंच के बाद भी इस बंदे को कुछ हुआ क्यों नहीं। और फिर ये बंदा साडो से कहता है, क्या तुम्हारी पावरफुल अटैक इतनी तक ही थी? चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत किसे कहते हैं। और इस तरफ हम जायला को देखते हैं, जो कि अपने टेलीविजन स्क्रीन पर रेंजी के पिछले फाइट के सभी रिकॉर्ड्स को देख रहा था। और ये देखकर उसके शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है कि अब उसका अगला टारगेट रेंजी ही होगा। और अब हम साडो को देखते हैं, जो कि लिटरली खून की उल्टियां करने लगता है, क्योंकि बेडेस अलंकार नोइतोरा ने उससे हद से ज्यादा घायल कर दिया था, वो भी उसके एक अटैक में ही, जिससे साडो अब लड़ने की हालत पर नहीं होता। और इस बात का एहसास इन सभी को भी हो जाता है कि अब साडो की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो लड़ाई में हार गया। जो जानकर ये सभी काफी घबरा जाते हैं। और इस परेशानी में इचिगो और तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जो अपने मन में सिर्फ साडो के बारे में ही सोच रहा था कि साडो हरगिज नहीं मर सकता। और उसे वो वक्त याद आता है जब उन सभी ने मिलकर कसम खाई थी कि वो सभी अपने दुश्मन को हरा के बिल्कुल सेफली जिंदा लौट आएंगे। लेकिन अब उनका एक दोस्त हार मान चुका है, जिससे इचिगो काफी ज्यादा दुखी है। और इस तरफ ओरिहिमे को भी एहसास हो गया था कि अब साडो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर उल्कियोरा आ जाता है, जो आते ही ओरिहिमे से कहता है कि अब तक तो ओरिहिमे को पता चल गया होगा कि उसका एक दोस्त अब नहीं रहा, क्योंकि उसका सामना नोइतोरा से हुआ है। लेकिन ओरिहिमे इस बात को हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं थे कि साडो मारा गया है। और उल्कियोरा भी उसे ऐसे देखकर इग्नोर करता है और ओरिहिमे के लिए वहाँ पर खाना लाता है। लेकिन ओरिहिमे जो खाना खाने के लिए साफ मना कर देती है, जो देखकर उल्कियोरा उससे कहता है कि अगर ओरिहिमे ऐसे खाना नहीं खाएगी तो ना चाहकर
भी उसे जोर जबरदस्ती ओरिहिमे को खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन ओरिहिमे उल्कियोरा के इस बात को भी इग्नोर करती है और कहती है कि साधु अभी तक नहीं मरा। ओरिहिमे अब तक इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसका दोस्त साधु मारा गया। और ओरिहिमे की ये सब बात सुनकर उल्कियोरा उससे कहता है, तुम आखिर किस बात पर घमंड दिखा रहे हो लड़की? तुम मुझसे सुनना क्या चाहते हो? चलो चिंता मत करो, शायद तुम्हारा दोस्त जिंदा होगा। अब खुश होना। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ दिलासा देने के लिए नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता तुम इस बात को लेकर इतनी परेशान क्यों हो। अभी या बाद में तुम्हारे सारे दोस्त तो मरेंगे ही, और उनमें से एक थोड़ा जल्दी मर गया, तो उसमें टेंशन लेने की वाली क्या बात है? तुम्हें ये बात मालूम होना चाहिए था कि ऐसा तो होगा ही। ये बस तुम्हारी दोस्तों की एक नासमझी और बेवकूफी भरी गलती है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो इस बात पे हंसो और खुद से कहो कि वो नासमझ थे। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे इस बात पर गुस्सा आता कि बिना अपने ताकत के सीमा जाने बगैर उन्होंने होइकुमुंडो में आने की बेवकूफी की। उल्कियोरा के मुंह से ये सब बकवास सुनकर ओरी में भड़क जाती है और सीधे उल्कियोरा को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। लेकिन इसके बाद भी सिग्मा उल्कियोरा ओरिहिमे को कुछ भी नहीं करता, जो यहाँ से जाते हुए ओरिहिमे को कहता है, मैं 1 घंटे के बाद फिर से आऊंगा और अगर तब तक तुमने अपना खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती बांध के खाना खिलाऊंगा और ये एक मेरी वार्निंग है। और फिर उल्कियोरा ये बोलकर यहाँ से चला जाता है और इसके बाद लिटरली ओरिहिमे रोने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि उसके दोस्त अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इस तरफ हम नोइतोरा को देखते हैं जो घायल साधु के पास ही बैठा था और तभी यहाँ पर उसका सबऑर्डिनेट टेस्ला आ जाता है और हमें टेस्ला से पता चलता है कि साधु अभी तक नहीं मरा, वो जिंदा है। तो वो नोइतोरा से पूछता है कि क्या नोइतोरा साधु को नहीं मारने वाला, जिस पे नोइतोरा कहता है, नहीं मैं इसे नहीं मारने वाला, क्योंकि मैं चाहे हजारों कीड़ों को मसल दूं पर उससे वाला कौन इम्प्रेस होगा। चौथे कीड़े की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, तो मुझे उन्हें मार के कोई भी फायदा नहीं होगा। और तभी अचानक से नोइतोरा को एहसास होता है कि वावासीर ने अपनी जान पक तो रिलीज कर दी। वावासीर तो आप सभी को याद है ना, वही बंदा जिसके साथ रूकिया का बैटल हुआ है। और ये सेंस करके वो समझ जाता है कि वावासीर का ओपोनेंट जरूर टकरा होगा और वो इसीलिए उसके पीछे जाने लगता है, क्योंकि उससे यहाँ पर लड़ने में कोई भी मजा नहीं आ रहा। लेकिन तभी साधु जैसे तैसे खून से लथपथ खड़ा होता है, जो नोइतोरा को आगे जाने देना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि आगे उसके बाकी दोस्त हैं। और साधु के ऐसी हालत में खड़ा होता हुआ देख नोइतोरा भी उससे काफी इम्प्रेस होता है और फिर साधु अपनी पूरी तेजी से नोइतोरा को मारने के लिए आगे बढ़ा है, जिसपे नोइतोरा भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था। लेकिन तभी टेस्ला उनके आगे आके साधु के अटैक को ब्लॉक कर देता है और अब साधु के पास भी लड़ने के लिए ताकत नहीं बची थी, जिससे वो फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और तभी नोइतोरा अपने चांद पकड़ों को टेस्ला के गले पर रख देता है, क्योंकि टेस्ला ने उनके बैटल पर दखल दी और उसके सारे मजे को खराब कर दिया। और इस पे टेस्ला नोइतोरा से माफी मांगता है और नोइतोरा से कहता है कि वो तो सिर्फ अपना ड्यूटी ही कर रहा था, जो कि है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना। तो इस पे नोइतोरा उससे कहता है कि उसे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ही सबसे ताकतवर एस्पादा है। और इस तरफ रेंजी और डोंडो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं, जो देखकर रेंजी डिसाइड करता है कि अब उन दोनों को 2 रास्ते पर भाग हो जाना होगा और इसके सिवाय उन दोनों के पास और कोई भी रास्ता नहीं है। और रेंजी की मुंह से ये बात सुनकर डोंडो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो रेंजी को छोड़कर अकेले सफर करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि आगे कौन सी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है इसका उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। और वो दोनों इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि अचानक से वो दोनों नीचे बने 2 गड्ढे पर गिर जाते हैं, जिस गड्ढे पर थोड़ी देर गिरने के बाद रेंजी एक अलग कमरे पर पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। और रेंजी इस अननोन जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर अब वो कौन सी जगह पर पहुंच गया। और तभी अचानक से कोई बोलता है, ओ यार, मैंने तो काफी सारे ट्रैप्स लगाए थे, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम सबसे पहले और सबसे सिंपल ट्रैप में ही फंस जाओगे। और तभी धुएं के अंदर से ये बंदा बाहर निकलता है, जो कि जाइला पुरो है और उसकी रैंक है एस्पारा नंबर 8। और क्योंकि उसका टारगेट रेंजी था, तो अब वो रेंजी के पास पहुंच गया। ओ अच्छा, तो तुम एक एस्पारा हो, उन 10 एस्पारास में से एक जो अलंकार्स को कंट्रोल करते हैं, है ना। और तभी अचानक से रेंजी को डोंडो की आवाज आती है, जो अभी तक होल से गिर ही रहा था। और फिर रेंजी जल्दी अपने पोजीशन को
चेंज कर देता है क्योंकि वो उसी होल से गिरा था उसी जगह पर। तो अब उसे लगता है कि डोंडो भी वहीं पर गिरेगा और अगर डोंडो उसके ऊपर गिरा तो उसका कचुम्बर बन जाएगा, इसलिए वो जल्दी वहाँ से हट गया था। लेकिन रेंजी का अंदाजा बिल्कुल गलत होता है क्योंकि उसके पीछे एक होल बन गया था जिससे डोंडो बाहर आके उसके ऊपर गिर जाता है और ना चाहकर भी रेंजी का कचुम्बर बन जाता है। और डोंडो की नजर आते ही जायला पड़ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जायला एक एस्पारा होने के साथ होइकुमुंडो का बेस्ट रिसर्चर है जो कई तरह के स्पीड हथियार बना सकता है जो कि हद से ज्यादा पावरफुल और काफी जानलेवा होते हैं। लेकिन रेंजी उसके बातों पर गौर नहीं करता और डोंडो को उसके पीठ के ऊपर से हटने को बोलता है, लेकिन डोंडो अभी उसके पीठ से नहीं हट रहा था, जो देखकर रेंजी गुस्से से उसकी आंख पर एक लात मार देता है जिससे दर्द के मारे डोंडो रोने लगता है। और डोंडो को रोता हुआ देख रेंजी का दिल भी पिघल गया था जो सीधे उससे माफी मांगता है। लेकिन डोंडो इस पे इमोशनल होके कहता है कि उसे शरीर से ज्यादा अपने दिल पर ज्यादा चोट लगी जिससे ये आंसू कभी नहीं रुकेंगे। एकदम सिनेमैटिक डायलॉग। ये सुनकर रेंजी और भड़क जाता है और उसके दूसरे आंख पर भी एक किक मार देता है और इससे डोंडो का रोना 2x स्पीड पर था। और अब इन दोनों की बकवास से जायला भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी वो रेंजी से फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करता है और रेंजी से कहता है, देखो मैं एक एस्पारा हूँ लेकिन मेरी फाइटिंग एबिलिटीज ज्यादा ताकतवर नहीं है, मैं तो बस एक रिसर्चर हूँ। मैं लड़ाई और भागदौड़ से काफी दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे रिसर्च करने में ही ज्यादा खुशी मिलती है। और फिर वो रेंजी से कहता है कि उससे रेंजी काफी ताकतवर लग रहा है और उससे अब रेंजी के बारे में रिसर्च करना है, इसलिए वो रेंजी का यहाँ स्वागत करता है। लेकिन इस पे रेंजी बैरेस मूड में कहता है, क्या बकवास है, क्या तुम भूल गए मैं यहाँ तुम लोगों से बात करने नहीं बल्कि तुम लोगों का कीमा बनाने आया हूँ। तुम कौन हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर तुम बात ही करना चाहते हो तो लड़ते हुए कर लेना, पर मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। और फिर रेंजी ये भूलकर सीधे अपने बांखाई को रिलीज करके जायला के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जायला जो बड़े ही सिग्मा स्टाइल में बहुत ही आसानी से रेंजी के बांखाई को एक ही झटके में तोड़ देता है, जो देखकर रेंजी के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर इस बंदे ने इतनी आसानी से उसके बांखाई को कैसे तोड़ दिया। अरे ये बंदा एस्पारा नंबर 8 है यार, नंबर से उसके ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए था रेंजी को। अब उसकी सारी अकड़ ठिकाने पर आ जाएगी। और अब सीन रुकिया और बावासीर के फाइट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर रुकिया बावासीर के बांखाई फ्रॉम को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थी क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। और फिर बावासीर रुकिया से कहता है कि रुकिया हमेशा एक गलतफहमी में ना रहे कि सभी अरंकार्स की जान पक तो रिलीज फ्रॉम एक जैसे ही होगी। बावासीर की ये फ्रॉम उन सभी होलोस की पावर है जिनको आज तक उसने खाया है और उसने आज तक 33,650 होल्स को खा चुका है, जिनकी पावर से एकजुट होके इस फॉर्म पर बस गई। और अब रुकिया का अकेले करीब 30,000 होल्स के साथ लड़ने जैसा होगा, जिसमें रुकिया की जीतने की उम्मीद तो 0% है। तो ब्लीच का ये कमाल का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय द वे अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।